हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बहुत सारे बेसिक टर्म, बहुत सारे बेसिक डेफिनेशंस बताए, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए और भी डेफिनेशंस देखेंगे पार्ट 2 में, और इसके साथ ही और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताने की मदद करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बोल के एक टॉपिक आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, जो क्या है, ये एक तरीके का रिटन कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ही लंबे समय तक एक फिक्स्ड पीरियड तक चलता है, तो यहाँ पे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में किन चीज़ों के बारे में बात होती है? तो वो बातें होती हैं जैसे आवर्स, कितने घंटे काम होगा, वेजेस, अलाउंस, क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस इस्टेब्लिशमेंट में काम करके, और यहाँ पे सर्विस फॉर 1 ईयर, जो भी 1 साल तक की सर्विस करेगा मिनिमम, वो ग्रेचुइटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ग्रेचुइटी क्या होता है ये मैंने आपको एक्ट में अच्छे तरीके से क्लियर किया है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ओके, सो ये था फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये एक नया टर्म आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन के न्यू कोड में, जो कि अगर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्कर रीस्किलिंग फंड। ओके, सो वर्कर रीस्किलिंग फंड, ये भी फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में एक न्यू टर्म आया है। इसमें क्या होता है, फंड्स ऑफ अमाउंट फॉर 15 डेज लास्ट ड्रॉन वेजेस। ये बेसिकली क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक फंड है, स्किलिंग फंड, वर्कर के री स्किल के लिए। वर्कर और अच्छे से कुछ नया चीज़ सीखे, फिर से सीखे, तो उसके लिए एक फ़ंड क्रिएट हो रहा है। तो ये फ़ंड कौन क्रिएट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये एम्प्लॉयर क्रिएट करेगा। और कितने दिन का फ़ंड क्रिएट होगा? तो ये 15 डेज़ के लिए एक फ़ंड क्रिएट होगा। जो भी वर्कर है उसने लास्ट ड्रॉन वेजेस, लास्ट वो जो सैलरी अपना वेजेस निकाला है, तो लास्ट 15 डेज़ का जो वेजेस निकाला है वो पूरा का पूरा अमाउंट वापस से एक फ़ंड में जमा कर दिया जाएगा, और वर्कर को 45 डेज़ के अंदर में उसके अकाउंट में देना पड़ेगा। कौन देगा ये काम? एम्प्लॉयर करेगा। और कैसे वर्कर? जो वर्कर रिट्रेंच्ड कर दिए गए हैं। रिट्रेंचमेंट मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 1 में समझाया था कि रिट्रेंचमेंट वो होता है कि जब वर्कर को एम्प्लॉयर निकाल देता है किसी भी रीज़न से। तो एम्प्लॉयर ने अगर किसी वर्कर को निकाला है तो उसको उसके लिए रीस्किलिंग फंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट में वर्कर और एम्प्लॉयर सबके बेनिफिट की बात की गई है। तो जो वर्कर है उसे निकलने के बाद आगे चल के काम नहीं मिला तो कुछ दिन वो पैसे उसकी मदद करेंगे उसको वापस से कुछ सीखने में और नया काम खोजने में। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की। दोस्तों, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के नोट्स चाहिए या फिर इससे और भी रिलेटेड एक्ट्स के आपके सिलेबस के नोट्स चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में हम देखेंगे, अर्लियर public utility worker only go to strikes with 14 days to 42 days notice। पहले क्या होता था, अगर स्ट्राइक में जाना होता है, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल, कि वर्कर हड़ताल कर देंगे कि हम काम नहीं करेंगे। तो पहले सिर्फ कौन से वर्कर हड़ताल में जाते थे? जो पब्लिक यूटिलिटी वर्कर होंगे, जो पब्लिक के काम की चीज़ें होती हैं उसके लिए जो काम होता था उसमें सिर्फ हड़ताल होती थी, और उन्हें 42 डेज़ पहले, हड़ताल के 42 डेज़ पहले नोटिस देना पड़ता था। और 42 डेज़ नोटिस ख़त्म होने के बाद, मतलब 42 दिन ख़त्म हो गए, उसके भी 14 डेज़ तक वो लोग वेट करते थे और उसके बाद ही स्ट्राइक पे जा सकते थे। लेकिन अभी चेंज हो गया है, नाउ ऑल कैन गो, मस्ट गिव नोटिस 60 डेज़। अब हर टाइप के वर्कर स्ट्राइक्स पे जा सकते हैं और उन्हें नोटिस देना पड़ेगा 60 डेज़ का। कांट गो अंटिल 14 डेज़, यहाँ भी 14 डेज़ का एक पीरियड है कि 60 डेज़ ख़त्म होंगे, उसके बाद भी 14 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा, देन वो लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं। 50% और मोर वर्कर टेक ऑफ स्ट्राइक विदाउट नोटिस। और जो भी इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर हैं तो उसमें 50% से ज़्यादा वर्कर्स चाहें तो बिना नोटिस के भी स्ट्राइक पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के हित की बात की गई है। तो ये एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर के हित के लिए हो गया और ये एम्प्लॉयर के लिए। सेम रूल फॉर बोथ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब ये लॉकआउट क्या होता है?
तो लॉकआउट वो चीज़ है जहाँ पे एम्प्लॉयर इनेबल है काम देने के लिए। ओके, तो एम्प्लॉयर ने अपना इनेबल है या फिर जानबूझ के उसने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया और वो काम नहीं दे रहा है वर्कर्स लोगों को, तो इस केस में भी सेम होगा, उसे ऐसे ही नोटिस देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म अथॉरिटी विद इन 5 डेज, और जो भी चीज़ें होंगी, चाहे लॉकआउट हो चाहे स्ट्राइक हो, एम्प्लॉयर को अथॉरिटी को 5 दिन के अंदर में बताना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ प्रोहिबिशंस हैं, कुछ मना है। क्या क्या मना है? जैसे ड्यूरिंग एंड अप टू 7 डेज आफ्टर आर्बिट्रेशन। स्ट्राइक और लॉकआउट कब नहीं हो सकते? अगर आर्बिट्रेशन यानी कोर्ट में बात गई है तो उसके 7 दिनों तक। ड्यूरिंग एंड अप टू 60 डेज आफ्टर और बिफोर ट्रायल, अगर ट्रायल चल रहा हो तो उसमें 60 दिन पहले या बाद में ये स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होगा। और ड्यूरिंग अवॉर्ड यानी जब तक ये बात चल रही है या फिर कोई टीम जीत गई है तो उस टाइम भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं हो सकता। ओके, तो ये है स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में एम्प्लॉयज़ स्टैंडिंग ऑर्डर भी है। तो हमने ट्रेड यूनियन देखा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देखा, अब स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं। सो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, हर वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 300 या फिर मोर वर्कर, 300 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, पिछले पूरे 12 महीने में कभी भी 300 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो उसे एक स्टैंडिंग ऑर्डर का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। वो रिपोर्ट में क्या रहेगा? तो उस रिपोर्ट में लिखा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर हैं, उनका नेम वगैरह सब कुछ, वर्कर क्या काम करते हैं, तो वैसा एक डिवीज़न पूरा बनाना पड़ेगा। देन आवर्स, रेट, पे डे, क्या घंटे काम करते हैं वो वर्कर, क्या रेट है उनका, फिर उनका पे डे, किस दिन सैलरी मिलती है, उनका शिफ्ट क्या है, अटेंडेंस उनका डेली का, लीव एंड हॉलीडेज़, फिर गेट टू इंटर, किस गेट से वो लोग इंटर करते हैं, ये सब कुछ एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और ये रिपोर्ट जिस दिन से ये एक्ट आया है, अगर उसके 6 मंथ के अंदर में हर एम्प्लॉयर को बनानी पड़ेगी। ठीक है, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और इसके साथ सर्टिफाइड बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर, और ये जो रिपोर्ट बनेगा ना, ये सब कुछ लिखा हुआ, ये जाएगा सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास, वो इसे सर्टिफाई करेगा कि ये सही है कि नहीं। ये रिपोर्ट जब एम्प्लॉयर बनाएगा ना, तो उसे जो ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा करनी पड़ेगी कि ये रिपोर्ट सही बन रही है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस लगेंगे। सब कुछ करने के बाद वो सर्टिफाइंग सर्जन को भेजेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक भेज सकता है या फिर रिपोर्ट भी भेज सकता है फिजिकल फॉर्म में। और फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर फिर से ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को बुला के पूरा डिस्कस करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो एक डे दिया हुआ है कि इतने दिनों के अंदर में सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे सर्टिफाइड करके एम्प्लॉयर को वापस भेज देगा। और ये सब कुछ किस में बताया गया है? तो ये एक्ट के फर्स्ट स्केड्यूल में सब कुछ मैटर पूरा बताया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्केड्यूल इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर किस स्केड्यूल में बताया गया है। फिर वर्क कमिटी, अगर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे एक वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर पिछले 12 महीने में 100 या उससे ज़्यादा वर्करों ने काम कर दिया तो वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात किया गया है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। ग्रीवियंस मतलब होता है कुछ भी गलती हो गई, रिड्रेसल मतलब होता है सुधारना, तो कोई भी गलती को सुधारने वाली कमेटी। तो 20 और मोर वर्कर्स, अगर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों तो एक या उससे ज़्यादा कमेटी बन सकती है, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे उस कमेटी में। और अगर ये कमेटी की बातें नहीं मानी जाती, ऐसा कुछ होता है, तो एम्प्लॉयर को 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए ये ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है क्लोजर। अगर कोई एम्प्लॉयर अपना इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट को 60 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। एंड कंपनसेशन, जो भी वर्कर 1 साल से काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस सर्विस में, उनका जो भी कंपनसेशन होता है वो भी वर्कर को देना पड़ेगा। ओके, सो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। थर्ड पार्ट में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि कंपेयर प्रीवियस ईयर से इस ईयर में क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट हुई हैं, वो सब कुछ बताऊंगी। इसके साथ हम लोग पेनल्टी भी डिस्कस करेंगे। ये सब मैं आपको पार्ट 3 में बताने वाली हूँ। पार्ट 2 के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।